नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दुनिया भर की हर बड़ी और अहम खबर बताने वाले हैं। इस वक्त दुनिया में ईरान की जो खबर है वो छाई हुई है, उससे जुड़ा हर पहलू आपको बताएंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हादसे पर सवाल उठ रहे हैं, लापरवाही के एंगल बताए जा रहे हैं। लेकिन आज सुपर प्राइम टाइम में हम पूरे अरब को दहला देने वाले इस घटनाक्रम के कई राज का पर्दाफाश करने वाले हैं। हम बताएंगे कि हेलीकॉप्टर के रवाना होने के बाद क्रैश साइट तक पहुंचने के बीच क्या क्या हुआ, उड़ान भरने से ठीक पहले क्या हुआ। लेकिन पहले देखिए इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट क्या हैं। इसके लिए आइए सीधे ले चलते हैं आपको तेहरान न्यूज सेंटर। प्रीति रघुनंदन मेरे साथ मौजूद हैं हमें बताने के लिए ब्रेकिंग न्यूज। और इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि क्या जानकारी आ रही है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जरीफ का आरोप, हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे यूएस का हाथ है, जरीफ कह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि यूएस ने कराई है रईसी की हत्या। जावेद रईस का ये बड़ा स्टेटमेंट और यूएस के प्रतिबंधों की वजह से ये क्रैश हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया है कि प्रतिबंधों की वजह से नहीं मिले हैं पुर्जे। और एक बार फिर से आपको बता दें, ये अभी की सबसे बड़ी खबर, जिस तरह से ईरान से बहुत बड़ी खबर आई उसके बाद ये जो अपडेट आ रहे हैं वो ये कि पूर्व विदेश मंत्री जरीफ का आरोप, वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे यूएस का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने कराई है रईसी की हत्या। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूएस के प्रतिबंधों की वजह से क्रैश हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पहेली बन चुका है ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश। सवाल उठ रहे हैं कि रईसी की हत्या की गई या हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। अगर हत्या की गई तो इसका कनेक्शन ईरान से है या विदेशी एजेंट इसके पीछे है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कई ऐसे सुराग मिले हैं जो साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे दुनिया के कई देशों की खुफिया एजेंसियां हो सकती हैं, जैसे अमेरिका की CIA या फिर इजराइल की मोसाद। TV9 की ग्लोबल पड़ताल में हम आपको इस क्रैश के 10 सीक्रेट बताने वाले हैं। दुनिया के 7 देशों से TV9 भारतवर्ष की इस तहकीकात में क्रैश से 5 मिनट पहले के 10 राज आपके सामने खुलने वाले हैं। जिस हेलीकॉप्टर की तलाश ईरानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक चली, उसका मलबा एक पहाड़ी पर मिला। ये मलबा विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। इस मलबे के साथ मिले शव दुनिया में महासंग्राम करा सकते हैं। क्योंकि माना यह जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का नहीं बल्कि षड्यंत्र का शिकार हुआ है। उन्नीस मई के दोपहर तक सब कुछ ठीक था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने अजरबैजानी समकक्ष इल्हाम अलीयेव के साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान पहुंचे थे। दो बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद अजरबैजान से रईसी ईरान के लिए रवाना हुए। स्थानीय समय के मुताबिक 19 मई के दोपहर 1 बजे रईसी और अलीयेव ने गिज गलासी डैम और खोडा अफारीन डैम का उद्घाटन किया। इसके बाद खोडा अफारीन डैम से रईसी के हेलीकॉप्टर बेल 212 ने उड़ान भरी। इस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ईस्ट अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज मस्जिद के इमाम आयतुल्लाह अल हाशमी, डॉक्टर मलिक रमहती,
सैयद मेहदी मसावी, पायलट और पायलट के सहायक सहित क्रुचेव नाम का शख्स सवार था, जिसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। जैसे ही इन लोगों को लेकर रईसी का हेलीकॉप्टर जोल्फा के नजदीक ऊजी पहुंचा, क्रैश हो गया और अकिंसी ड्रोन से हेलीकॉप्टर की पहचान होने के बाद यहीं रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। 19 मई को पूरी रात तलाश जारी रही। कई देशों की टीमों के साथ ईरान की 80 टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी रही। बीस मई के सुबह हेलीकॉप्टर का केवल पिछला ही हिस्सा मिला। हेलीकॉप्टर का केबिन जलकर खाक हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग मारे गए। संदेह जताया गया है कि हेलीकॉप्टर साजिश का शिकार हुआ है। पहली आशंका जताई गई कि इस हेलीकॉप्टर पर हमले के पीछे इजराइल हो सकता है। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के कई ठिकाने हैं। अफरीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से उड़ान भरने के बाद रईसी का हेलीकॉप्टर बेल 212 ईरान बॉर्डर पर जोल्फा के नजदीक पहुंचा। यहां अजरबैजानी सीमा में मोसाद के कई सीक्रेट ठिकाने बताए जाते हैं। खास बात यह है कि रईसी का हेलीकॉप्टर 40 से ज्यादा साल पुराना था। मोसाद इसके सिस्टम को आसानी से हैक कर सकता है और आशंका है कि मोसाद ने हेलीकॉप्टर पर इलेक्ट्रॉनिक हमला किया है। माना जा रहा है कि यह हमला हेलीकॉप्टर के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम पर किया गया होगा। मोसाद ने इलेक्ट्रॉनिक हमला करके हेलीकॉप्टर का सैटेलाइट कनेक्शन काट दिया होगा। इस हमले से हेलीकॉप्टर का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया होगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर तय रूट से भटककर बहुत दूर चला गया। कंप्यूटर सिस्टम ठप होने से पायलट को ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा होगा और पहाड़ी से टकराकर क्रैश की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है जिससे महासंग्राम की आशंकाएं भड़क उठी। क्रैश के पीछे खराब मौसम वजह बताई जा रही है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन के दौरान भी कोहरा जबरदस्त था। लेकिन मलबा मिलने के बाद सामने आए वीडियो साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इसका दूसरा प्रमाण है कि हेलीकॉप्टर के टुकड़े काफी छोटे हैं और मलबा बड़े इलाके में फैला है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि क्या हेलीकॉप्टर में पहले ब्लास्ट हुआ और विस्फोट से छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद वो पहाड़ी पर गिरा। तीसरा सबूत है कि क्रैश से पहले पायलट ने कोई आपातकालीन संदेश नहीं दिया। क्या हेलीकॉप्टर में अचानक धमाका हुआ? अजरबैजान से 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर ही खराब मौसम का शिकार क्यों हुआ? अंतिम समय पर विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान को रईसी के हेलीकॉप्टर में क्यों बैठाया गया? क्या दोनों रईसी और अब्दुल्लाहियान साजिश का प्राइम टारगेट थे? क्या यह तय हो चुका था कि बेल 212 को क्रैश किया जाएगा? गाजा की जंग के बाद इजराइल के साथ ईरान के खराब रिश्ते और अप्रैल के महीने में मिसाइल के हमलों के बाद यह तय था कि इजराइल का टारगेट ईरान का पूरा सिस्टम है। इजराइल के गाजा लक्ष्य पूर्ति में ईरान सबसे बड़ा बाधक है और अमेरिका की अरब नीति में भी सबसे बड़ी अड़चन है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि रईसी के हेलीकॉप्टर को साजिश के तहत गिराया गया। साजिश का शक कई और वजहों से भी पुख्ता होता है। उड़ान से पहले मौसम की जानकारी जुटाई जाती है, तो क्या खराब मौसम की जानकारी रईसी के हेलीकॉप्टर क्रू को समय पर नहीं दी गई? एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि क्रैश से कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर के पायलट ने कम्युनिकेशन रेडियो बंद कर दिया। पायलट ने ऐसा क्यों किया? खबर यह भी है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले उसमें सवार एक शख्स किसी बाहरी शख्स के संपर्क में था। क्या हेलीकॉप्टर रूट के बारे में जानकारी लीक की गई?
सवाल यह भी है कि उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की जांच और मौसम की सटीक जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई। अगर रईसी की हत्या हुई है तो यह साजिश अरब सहित इंटरनेशनल संकट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच ईरानी सरकार से संबंधित बड़ी खबर, ईरानी अंतरिम राष्ट्रपति मुखबर की बैठकों का दौर जारी है। ईरान के सभी मंत्रियों का ये कहा जा रहा है कि उस बैठक में शामिल होने की इंफॉर्मेशन है और ईरान के नए कार्यवाहक विदेश मंत्री का ऐलान। वो कह रहे हैं कि अली बाघेरी बनाए गए हैं कार्यवाहक विदेश मंत्री। ये डेवलपमेंट इस वक्त ईरान से आ रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री रहे हैं अली बाघेरी। हेलीकॉप्टर क्रैश की जिस थ्योरी पर सबसे ज्यादा शक जताया जा रहा है उसका कनेक्शन इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद से है। दरअसल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना हादसा नहीं बल्कि खूनी साजिश है और इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया है। जानते हैं चीन ने क्रैश कांड का मास्टरमाइंड इजराइल और मोसाद को क्यों बताया। दरअसल इसके पीछे की वजह है इजराइल ईरान की दशकों पुरानी अदावत, ईरान के बड़े चेहरों को खत्म करने से जुड़ा मोसाद का खुफिया मिशन। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेतन्याहू के ऑर्डर पर मोसाद ने क्रैश कांड का ब्लूप्रिंट तैयार किया। देखिए इस रिपोर्ट। अजरबैजान से सटा ईरान का सरहदी इलाका जोल्फा, जो ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 600 किलोमीटर दूर है। उसी जोल्फा के ऊजी गांव में ईरानी प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। करीब 15 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद ईरानी सेना ने प्रेसिडेंट रईसी समेत 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। लेकिन अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बावजूद इसके ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक हवा में क्रैश कैसे हुआ। क्या हेलीकॉप्टर में किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट था? क्या घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई? रईसी के काफिले में शामिल बाकी 2 हेलीकॉप्टर कैसे बचे? अब तक ईरान की तरफ से रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग से जुड़ा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ना ही यह पुष्टि की गई है कि आखिर प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ। ईरानी सेना और जांच एजेंसियां फिलहाल हेलीकॉप्टर क्रैश कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हैं। मगर इसी बीच चीन के मुखपत्र यानी ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया है। वो ये, ईरान के प्रभावशाली लोगों को खत्म करने में हमेशा इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ रहा है। ऐसे में प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर का अचानक ही क्रैश होना इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि TV9 भारतवर्ष चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के दावे की पुष्टि नहीं करता, मगर ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इजराइल और ईरान की अदावत दशकों पुरानी रही है। हाल ही में हमास और ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को लेकर इजराइल ईरान में जंग जैसे हालात तक बन गए थे। और वैसे भी इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का अतीत ही रहा है ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना, जिनमें शामिल है ईरान के पूर्व टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी, जो इराक की राजधानी बगदाद में ड्रोन हमले में मारे गए। दावा किया जाता है कि मोसाद ने ही सुलेमानी की सटीक लोकेशन अमेरिका को मुहैया कराई थी। दूसरा नाम है सीरिया और लेबनान में IRGC के टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी का, जिन्हें इजरायली सेना ने हवाई हमले में मार गिराया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास पर लड़ाकू विमानों से स्ट्राइक करके। वहीं तीसरा नाम है IRGC के ही डिप्टी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी का,
जो सीरिया में तैनात थे। ईरानी दूतावास पर आईडीएफ की स्ट्राइक में मोहम्मद हज रहीमी भी मारे गए। तो क्या इसी फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को मारा? क्या मोसाद ने रईसी के हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाने में अहम भूमिका निभाई? तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया में हेलीकॉप्टर क्रैश कांड से जुड़ी नई थ्योरी सामने आ रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा नहीं बल्कि खौफनाक साजिश है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर प्रचंड ड्रोन स्ट्राइक की थी। इजराइल के कोने कोने को बारूद से पाट दिया था। उसी का पलटवार करते हुए इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी ने ईरानी प्रेसिडेंट रईसी का डेथ वारंट तैयार किया और बेहद ही शातिर तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश कांड को अंजाम दिया। मगर इसी बीच रईसी की मौत से जुड़ी एक थ्योरी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। वो ये कि पहले इराक में सुलेमानी, फिर सीरिया में तैनात आईआरजीसी के टॉप कमांडर जाहिदी और हज रहीमी का मारा जाना और अब रईसी की मौत। दरअसल इन चारों लोगों की मौत की असल वजह है ईरानी प्रॉक्सी। आपको बता दें कि ईरान के यही वो चार चेहरे हैं जिन्होंने पूरे अरब में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को खड़ा किया। इराक से सीरिया तक, लेबनान से यमन तक, यहां तक कि गाजा और वेस्ट बैंक में जितने भी ईरान समर्थित संगठन थे, उन्हें मजबूत करने में इन्हीं चार चेहरों का हाथ था। साल 1995 में सुलेमानी, रईसी और मोहम्मद रजा जाहिदी ने ईरानी प्रॉक्सी संगठन की नींव रखी और जानते हैं अरब के 6 देशों में करीब 14 प्रॉक्सी संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया। मसलन इराक में रईसी, सुलेमानी और रजा जाहिदी की तिकड़ी ने कतायब हिजबुल्लाह, असायब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, अल बद्र संगठन और कतायब सैयद अल शोहदा जैसे संगठनों को समर्थन दिया। यहाँ वहीं सीरिया में ईरान ने ज़ायनाबियोन ब्रिगेड, फातेमियोन ब्रिगेड और इस्लामिक रेजिस्टेंस से प्रॉक्सी संगठन तैयार किए। सीरिया के इस प्रॉक्सी संगठनों की जिम्मेदारी आईआरजीसी के डेप्यूटी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी के पास थी। लेबनान में रईसी और सुलेमानी ने हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठन को तैयार किया और हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी सौंपी गई। इतना ही नहीं, गाजा में हमास और वेस्ट बैंक में पीआईजे यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को ईरान ने समर्थन दिया, यानी हथियार, गोला बारूद की भरपूर सप्लाई। और यही दोनों संगठन इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। वहीं लाल सागर से सटे यमन में ईरान ने अंसार अल्लाह यानी हूती विद्रोहियों को अपना समर्थन दिया। आज की तारीख में हूती लड़ाके रेड सी में अमेरिका और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इसके अलावा बहरीन में ईरान ने अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार को प्रॉक्सी संगठन बनाया। आपको बता दें कि साल 1995 के बाद से ही ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को धड़ल्ले से हथियारों की सप्लाई करता रहा ताकि अमेरिका, इजराइल जैसे मुल्कों के पांव अरब से उखाड़ सके। मगर गाजा जंग के आगाज के साथ ही अगर इजराइल और अमेरिका के लिए कोई सबसे बड़ी चुनौती बना तो वो ईरान के प्रॉक्सी संगठन ही थे, जो इजराइल पर चौतरफा प्रहार कर रहे थे। हमास गाजा से इजराइल को निशाना बना रहा था, हिजबुल्लाह लेबनान से उत्तरी इजराइल के इलाकों को दहला रहा था। तो वहीं इराक और सीरिया में मौजूद प्रॉक्सी संगठन अमेरिका के सैन्य बेस और एयरबेस को तबाह कर रहे थे। वहीं हूती लाल सागर में अमेरिका, इजराइल समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए खतरा बन चुका था। बस इसी प्रॉक्सी नेटवर्क को इजराइल तोड़ना चाहता था ताकि गाजा से हमास का खात्मा कर सके और फिर धीरे धीरे पूरे अरब में प्रॉक्सी संगठनों का वजूद मिटा सके।
इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी जानकारी आ रही है इस पूरे डेवलपमेंट से जुड़ी हुई। ईरान के उपराष्ट्रपति से पुतिन की बातचीत की जानकारी आ रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में जानकारी पुतिन ने ली है। रईसी की मौत पर पुतिन ने जताई है संवेदना। रूस ईरान के सामरिक सहयोग पर भी चर्चा होने की जानकारी है, क्योंकि बार बार यह आरोप लगाया जा रहा है ईरान की तरफ से कि यह हमला, यह साजिश अमेरिका की तरफ से की गई है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से स्पष्ट नहीं हुआ है कि रईसी की मौत के पीछे कोई षड्यंत्र है। हो सकता है कि भविष्य में ईरान इस पर कुछ जानकारी सामने रखे, लेकिन फिलहाल रईसी की मौत से जुड़ी कई थ्योरी सामने आ रही हैं, जिसमें से एक है गैस एंड ऑयल फील्ड पर ईरान और इजराइल में तकरार, जिसमें सबसे बड़ा नाम है लेवियानत गैस फील्ड का, जिसको लेकर 6 महीने पहले ही इजराइल और अजरबैजान में बड़ा करार हुआ था, जिसके विरोध में ईरान उतर आया था और रईसी इस समझौते को खत्म कराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। गाजा को लेकर ईरान इजराइल की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ लेबनान को लेकर भी ईरान इजराइल पर तमतमाया रहता है। इराक सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। उधर हूती ने लाल सागर में पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इन सब के बीच ईरान और इजराइल में अदावत की एक और वजह है, और वो वजह है पूर्वी भूमध्य सागर, जिसमें छिपा तेल और गैस का अकूत भंडार, जिस पर इजराइल का कब्जा है, जबकि साइप्रस, लेबनान और गाजा भी अपनी दावेदारी करते हैं। लेबनान और गाजा वही करते हैं जो ईरान कहता है। पूर्वी भूमध्य सागर के इसी इलाके में प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार है, जिसमें इजराइल के कई ऑयल फील्ड हैं, जो न सिर्फ इजराइल के लिए तेल और गैस की डिमांड पूरी करते हैं, बल्कि मिस्र और जॉर्डन को भी इजराइल सप्लाई करता है। इसी भंडार पर ईरान की नजर है, इसलिए वो लेबनान में बैठे हिजबुल्ला और गाजा में बैठे हमास को उकसाकर रिफाइनरियों पर हमले करवाता रहा है। 1-2 दफा गैस पाइपलाइन भी डैमेज कराई थी। गाजा को लेकर अदावत ठाने बैठे इजराइल ईरान में दुश्मनी तब और भड़की थी जब 6 महीने पहले अजरबैजान और इजराइल में एक बड़ा समझौता हुआ था। इजराइल ने अजरबैजान की कंपनी सॉकर के बीच लेवियाथन गैस फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए एक बेहद अहम करार किया था। ये समझौता 13 नवंबर 2023 को हुआ था। इसके तहत अजरबैजान गैस फील्ड में रिज लगाएगा, हाइफा के पास रिफाइनरी बनाएगा, जहां तक 130 किलोमीटर और आगे 10 किलोमीटर की पाइपलाइन हाइफा पोर्ट तक सप्लाई के लिए बनाई जाएगी। इसी डील से ईरान तमतमा गया था, क्योंकि लेवियाथन गैस फील्ड को ईरान फिलिस्तीन की प्रॉपर्टी मानता है। लेवियाथन पर ईरान की नजर तब से थी जब से पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले में तमर ऑयल फील्ड को इजराइल ने बंद कर दिया था, क्योंकि हमास ने वहां भी रॉकेट स्ट्राइक की थी। तमर गैस फील्ड बंद होने के बाद रूस से गैस और तेल की आपूर्ति इजराइल को हो रही थी, लेकिन ईरान रूस के गठबंधन से इजराइल में तेल संकट पैदा हो गया था। अब इजराइल पर दबाव बढ़ गया है कि वो मिस्र और जॉर्डन को तेल गैस सप्लाई रोके। ऐसे में अजरबैजान ने उसकी मदद की, कुल डिमांड का 40% पहुंचाकर इजराइल से दोस्ती निभाई। जबकि इजराइल अजरबैजान को कुल डिमांड के 80% हथियार देता रहा है। इससे दोनों की दोस्ती ईरान को अखरने लगी, जबकि इजराइल ने मिस्र और जॉर्डन से भी अपनी दोस्ती बढ़ा ली। इसका फायदा यह हुआ कि ईरान पर हमले के लिए अजरबैजान ने अपना एयर स्पेस इजराइल को दिया।
ठीक इसी तरह जॉर्डन ने भी इजराइल की मदद की। इजराइल के जिन तेल ठिकानों पर ईरान की नजर है उनके बारे में भी जान लीजिए। पूर्वी भूमध्य सागर में तमार ऑयल फील्ड जो 2013 में शुरू हुआ था, इसकी प्रोडक्शन क्षमता 280 बिलियन क्यूबिक मीटर है। दूसरा और सबसे बड़ा है लेवियाथन ऑयल एंड गैस फील्ड जो 2019 में एक्टिव है और इसकी उत्पादन क्षमता 622 बिलियन क्यूबिक मीटर है। भूमध्य सागर में तीसरे गैस फील्ड का नाम कारिश है। ये 2022 से चल रहा है और 422 बिलियन क्यूबिक मीटर का प्रोडक्शन करता है। लेकिन रईसी भूमध्य सागर में मौजूद इजराइल के सबसे बड़े ऑयल फील्ड को तबाह कर देना चाहते थे, क्योंकि 2023 में अजरबैजान इजराइल में लेवियाथन पर करार हुआ था। अजरबैजान की एसोसिएट कंपनी को लेवियाथन लीज पर दिया गया था। इजराइल तक गैस पाइपलाइन बिछाने का टेंडर भी मिला था, जिसके तहत 140 किलोमीटर की पाइपलाइन को हाइफा पोर्ट से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद इजराइल की रूस पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। ईरान और हमास इस समझौते का विरोध करते रहे हैं। इससे पहले लेबनान ने लेवियाथन पर रॉकेट भी दागे थे, जबकि हमास ने 7 अक्टूबर को लेवियाथन पर हमले का दावा किया था। यानी इजराइल अजरबैजान के बीच डील ईरान को चुभ रही थी, इसीलिए वो बार बार इजराइल के पोर्ट पर ईरानी प्रॉक्सी से हमले करा रहा था। हाइफा पर हिजबुल्लाह ने कई बार रॉकेट दागे हैं। इसी तरह इलाक पर हूती ने कई बार मिसाइलें दागी हैं, जबकि हमास के लड़ाके अश्कलोन को दहलाते रहे हैं। और ऐसा ईरान के उकसावे पर हो रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट और मोसाद के इनपुट से सामने आया है कि ईरान ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें पोर्ट सिटी को तबाह करने का मंसूबा है। जिससे इजराइल गैस पाइपलाइन का नेटवर्क ना बढ़ा पाए। इसी वजह से IRGC ने ईरानी प्रॉक्सी की कमान संभाली हुई है। जबकि अब रूस ने हथियार देकर ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत कर दिया है। इसीलिए इजराइल ने अजरबैजान से हाथ मिला लिया है, खास तौर से एनर्जी सेक्टर में डील की है, जबकि इजराइल हथियार भेज रहा है। 2019 के बाद से इजराइल अजरबैजान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, जो 70% हथियार अजरबैजान को भेज रहा है, जबकि इससे पहले तुर्की अजरबैजान को हथियार भेजता था। इसके अलावा अजरबैजान ने इजराइल से स्पेस सेक्टर में भी सहयोग मांगा है, जिसके बाद इजराइल की 100 से ज्यादा स्पेस फर्म अजरबैजान में एक्टिव है, जो अजरबैजान के नौजवानों को स्पेस, हेल्थ और IT का ज्ञान दे रही हैं। दोनों के बीच ये समझौता 2025 तक है। इसके एवज में अजरबैजान तेल आपूर्ति करता रहेगा। वहीं अजरबैजान के सहयोग से तेल गैस के कुदरती खजाने से इजराइल दौलत कमा रहा है, जिससे वो लगातार अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, जिनका इस्तेमाल ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ कर रहा है। इसी वजह से अजरबैजान और इजराइल रईसी के टारगेट पर आ गए थे, लेकिन अजरबैजान से संबंध बिगाड़ने की स्थिति में ईरान नहीं था, जबकि इजराइल के लिए रईसी पिछले कुछ वक्त में बड़ी मुसीबत बन चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रईसी की मौत पर लेबनान सीरिया का ऐलान। लेबनान सीरिया में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। ईरान में 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और साथ ही साथ रईसी की मौत पर ईरान में शोक की लहर है। लेबनान तमाम जो जानकारी आ रही है उसमें तेहरान का नाम भी जुड़ गया है, जहां पर काले झंडों के साथ लोग सड़कों पर निकल आए हैं।
ईरान का राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हादसे का शिकार हुए या किसी साजिश का? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ईरान लगातार वर्ल्ड की टॉप न्यूज में बना हुआ था। कुछ दिन पहले ही दावा किया गया था कि ईरान सिर्फ 7 दिन में परमाणु बम बनाने वाला है। तो दूसरी तरफ रईसी के परमाणु कार्यक्रम के विस्तार वाले प्लान ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन को और बढ़ा दिया था। पिछले दिनों ईरान और इब्राहिम रईसी ने जितने फैसले लिए वो अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी के हिसाब से हद को पार करने जैसा था। इब्राहिम रईसी के एक इशारे पर ईरान के किसी सीक्रेट ठिकाने पर ऐसे ही धमाके की आशंका थी। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी और खमनेई समेत कई लोगों के ख्वाब को पूरा करने का जिम्मा उठाया था इब्राहिम रईसी ने। दावा किया गया है कि सिर्फ 7 दिन बाद ईरान में पहला परमाणु परीक्षण होने वाला था। इब्राहिम रईसी उस मुकाम को हासिल कर चुके थे जिसके लिए ईरान ने बरसों मेहनत की। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने 2 दिन पहले चेतावनी दी थी कि ईरान 7 से 14 दिनों में एटमी टेस्ट कर सकता है। ग्रॉसी के मुताबिक ईरान में 7 दिनों में 5 से 6 परमाणु बम बनाने का ईंधन तैयार कर लिया गया है। साथ ही यह भी कहा था कि ईरान के पास बेहतर क्वालिटी का यूरेनियम का भंडार 18 गुना ज्यादा हो चुका है। बेहतर क्वालिटी के यूरेनियम का भंडार 90% एनरिच हो चुके हैं। यानी जिस मिशन को रोकने के लिए इजराइल ने ईरान में अपने गुप्तचरों का जाल बिछाया था, अमेरिकी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के एजेंट बरसों से लगे थे। उस जॉइंट मिशन और तमाम ताकतवर देशों के प्लान पर पानी फेरने की तैयारी कर चुके थे इब्राहिम रईसी। अगर ईरान एटमी टेस्ट करने में कामयाब होता तो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद की साख पर सबसे बड़ा धब्बा लगता। अगर रईसी अपने मिशन में कामयाब होते तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का मिडिल ईस्ट प्लान पूरी तरह नाकाम हो जाता। अब ईरान ने IAEA को एटमी प्रोग्राम पर नजर रखने से रोक भी दिया था। ईरान पहले ही UN के निगरानी उपकरणों को हटा चुका था और पुतिन से रईसी की दोस्ती ने उन्हें अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचा दिया था। ईरान क्या कर सकता है? रईसी के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका सबूत भी पिछले दिनों तक मिला जब ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। रईसी ने साबित कर दिया कि वो अमेरिका के किसी करीबी देश से नहीं डरता। रईसी ने साबित कर दिया कि इजराइल की बादशाहत अब कायम नहीं रहेगी। रईसी ने साबित कर दिया कि वो अब अमेरिका को कभी भी चुनौती दे सकता है। हमले के बाद भी ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे रहा था। हमास, हिजबुल्लाह इजराइल पर प्रहार कर रहे थे तो दूसरी तरफ हूती अमेरिका को ललकार रहा था। जाहिर तौर पर परमाणु परीक्षण के बाद ईरान और राष्ट्रपति रईसी के तेवर और तल्ख होने वाले थे। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया है जिसके जरिए ईरान के परमाणु मिशन को लगातार रोका गया।
अमेरिका इजराइल के उस पुराने मिशन को समझने के लिए ये आंकड़ा देख लीजिए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी की जनवरी 2020 में हत्या कर दी गई। हमला अमेरिकी ड्रोन से किया गया। उसके बाद एक दिन अचानक ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादे की हत्या की खबर आई। नवंबर 2020 में उन्हें रिमोट कंट्रोल मशीन गन से मार दिया गया। इसके अलावा ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल रजी मुसावी की दिसंबर 2023 में हत्या हुई। इजरायली मिसाइल हमले में दमिश्क में मुसावी की मौत हुई थी। कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी पिछले महीने सीरिया दूतावास में इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए। अप्रैल में ही यह साबित हो गया था कि इजरायल का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईरान में रईसी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। मोसाद या किसी दूसरी खुफिया एजेंसी के लिए किसी भी देश के सबसे सुरक्षित व्यक्ति तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे हालात में किसी भी देश की खुफिया इकाई अपने टारगेट के करीब जाने के बजाय उसके सुरक्षित इलाके से बाहर आने का इंतजार करती है। रईसी को लेकर बढ़ती फिक्र के बीच बाइडेन की बेचैनी बढ़ाने वाली एक और खबर ईरान से ही आई थी और यह फैसला भी इब्राहिम रईसी का ही था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का एटमी विस्तार 2 और मुस्लिम देश तक होने वाला था। दोनों मुस्लिम देशों को सभी परमाणु तकनीक देने वाला था ईरान। दावा है कि ईरान की मदद से सऊदी अरब और तुर्की एटमी ताकत हासिल करने वाले थे। माना जा रहा है कि पहले ईरान के परमाणु बम बनाने में कामयाबी और फिर रईसी के 2 और देशों को एटमी पावर बनाने वाले प्लान ने ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को किसी बड़े प्लान को तैयार करने के लिए मजबूर किया था। और जाहिर है रईसी के प्लान को नाकाम करने और उन्हें रोकने के लिए रईसी का अंत जरूरी था। अगर ईरान परमाणु संपन्न राष्ट्र बनता है तो इससे सबसे ज्यादा खतरा इजरायल को था और ईरान की वजह से अरब देशों में बिगड़ने वाले समीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होता। तो क्या रईसी की परमाणु महत्वाकांक्षा ही उनकी मौत की वजह बनी है? ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। और हेलीकॉप्टर क्रैश पर बड़ा अपडेट आ रहा है। जानकारी है कि तेहरान पहुंचा रईसी का शव और साथ ही अब्दुल्लाहियन का शव भी वहां पहुंच गया है। तेहरान में उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाएगा और सम्मान के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स हो या फिर ग्लोबल वॉर फ्रंट, हर जगह ईरान की सक्रियता रही है, वो भी अमेरिकी और इजरायली खेमे के खिलाफ। यही वजह है कि रईसी दुश्मनों के टारगेट पर थे। धरती पर कई ऐसे देश हैं जो ईरान से दुश्मनी रखते हैं और ईरानी नीतियों की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। इसीलिए संभव है कि इन देशों ने रईसी की हत्या का षड्यंत्र रचा हो। रईसी की जान के दुश्मन कौन कौन से देश हो सकते हैं और इसकी वजहें क्या हो सकती हैं, इस रिपोर्ट से आप भी समझिए। उन्नीस मई को ईरान अजरबैजान के बॉर्डर पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और ये ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज बन गई। ईरान में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में रईसी की मौत का जश्न मनाया गया। ईरान दुनिया के बदलते शक्ति समीकरणों में अमेरिका का विरोधी और रूसी खेमे में भागीदार है। और इस रणनीति के पीछे माने जाते थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। इसीलिए इब्राहिम रईसी की हत्या की आशंका एक नहीं कई देशों पर है। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश साजिश का सबसे पहला शक अजरबैजान पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इजराइल है। यूक्रेन भी साजिश के पीछे हो सकता है।
इसके साथ साथ ईरान के अंदर चलने वाले विद्रोही संगठन भी इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। अरब में ईरान की नीतियों से अमेरिका का वर्चस्व सिमट रहा है और इस साजिश के पीछे अमेरिका के होने का शक भी है। 19 मई को जब रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आई थी, तभी इजरायली सेना के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने कहा, ईरान के लिए रईसी से बुरा राष्ट्रपति भविष्य में ढूंढना मुश्किल होगा। यह इस बात का संकेत है कि रईसी इजरायल के टारगेट पर थे और इजरायल ने रईसी की हत्या के लिए अजरबैजान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया। रईसी भले ही डैम परियोजना का उद्घाटन करने अजरबैजान गए थे, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही खराब थे। मई 2021 में आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में ईरान ने 600 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल आर्मेनिया को दी थी। साथ ही 5000 से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन की सप्लाई की थी। साल 2022 तक आर्मेनिया को ईरान की हथियार सप्लाई जारी रही। यहाँ से अजरबैजान और ईरान के रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे और अजरबैजान ने इजरायल के साथ नजदीकियां बढ़ा ली थी। ईरान के पड़ोसी देश के अलावा यूक्रेन भी इस साजिश के पीछे हो सकता है। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की सबसे बड़ी चुनौती है कामिकाज़े ड्रोन। ये कामिकाज़े ड्रोन ईरान से ही रूस को सप्लाई होते हैं। ईरान शाहिद सहित कई कामिकाज़े ड्रोन यूक्रेन को सप्लाई करता है। इसलिए इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि जिस तरह यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी HUR रूसी ठिकानों को निशाना बनाती रही है, उसने ही रईसी के हेलीकॉप्टर को गिराने की साजिश रची हो। शक की सबसे बड़ी सुई अमेरिका पर जाकर ठहरती है, क्योंकि गाजा युद्ध छिड़ने के बाद ईरान ने ही अमेरिका के खिलाफ रणनीति तैयार की। ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान और राष्ट्रपति रईसी ने हमास को ताकत दी, साथ ही प्रॉक्सी संगठनों को इजरायल के खिलाफ उतार दिया। इसके साथ साथ अरब में अमेरिकी सैन्य बेस पर प्रॉक्सी संगठनों ने हमले शुरू कर दिए। ईरानी नीतियों से अरब में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो चुकी है। सीरिया, इराक में ईरानी मिलिटेंट यूएस बेस पर हमले कर रहे हैं। लाल सागर में यूएस इजरायल के जहाज हूती का टारगेट है। सऊदी अरब से ईरान के रिश्तों में सुधार से अरब में अमेरिका के एकाधिकार को चुनौती मिल रही थी। इसलिए अमेरिका इस साजिश के पीछे हो सकता है, या फिर अमेरिका ईरान के विद्रोही गुटों से हमले की साजिश कराने के पीछे हो सकता है। ये तस्वीरें लंदन से आई हैं, जहां ईरान के विद्रोही गुटों के समर्थक रईसी की मौत के बाद जश्न मना रहे हैं। ईरान में पहला कनेक्शन है उसके विद्रोही गुट। इनमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट यानी ISIL है, लेफ्ट विंग मिलिटेंट ग्रुप ऑफ ईरान है, कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है, निज़ारी इस्लामिक स्टेट है, जैश अल अदल है, रिवेंज ग्रुप अंजुमन है, मिलिटेंट ऑपोजिशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ये संगठन ईरान के अजरबैजान और पाकिस्तान से सटे इलाकों में सक्रिय हैं। ये विद्रोही सरकारी संस्थानों पर हमले करते रहते हैं। माना जा रहा है कि इस साजिश में ये गुट भी शामिल हो सकते हैं। ईरान से दूसरा इंटरनल कनेक्शन होने की आशंका है सुप्रीम लीडर खामनेई का बेटा मुज्तबा खामनेई। मुज्तबा खामनेई ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के दावेदार हैं, लेकिन रईसी ने उनकी दावेदारी पर आपत्ति जताई थी। इस तरह रईसी की मौत के पीछे साजिशों के बहुत से अनसुलझे धागे हैं और ईरान से लेकर दुनिया के कई देश इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी जानकारी आ रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच के लिए तकनीकी टीम का ऐलान किया गया है। सेना प्रमुख मोहम्मद वागेरी ने बनाई है तकनीकी टीम और क्रैश मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी। ईरान ने क्रैश साइट को सील कर दिया है। क्रैश साइट से जुटाए जाएंगे तकनीकी सबूत। इब्राहिम रईसी की मौत पर ईरान ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी काफी गुस्से में है।
इजराइल और पश्चिमी देशों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सोचिए, अभी ऐसे हालात हैं, अगर मौत के पीछे साजिश निकल आए तो अरब को सुलगने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि हालात ऐसे भी हो सकते हैं जिससे तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खुल सकता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद पूरे ईरान में मातम है। 5 दिन का शोक रखा गया है। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने संदेश भी जारी किया है, जिसमें हमास की तरफ से कहा गया है, ये बेहद दुख का वक्त है। ईरान के लोग संकट के वक्त में संयम बनाए रखें। हमें भरोसा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस वक्त से जल्द ही उबर जाएगा, लेकिन इस दुख की भरपाई कभी नहीं हो सकती। अगर महान रईसी की मौत के पीछे कोई षड्यंत्र निकला तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। इसी तरह हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बेटे ने शोक संदेश में कहा है, अगर ईरान को कोई भी ऐसा सबूत मिलता है जिसमें इजराइल का हाथ सामने आता है तो दुनिया एक ऐसे भौगोलिक बदलाव की गवाह बनेगी जिससे पूरा अरब जल उठेगा। पश्चिमी देशों की मदद से इजराइल का ऐसा कदम तीसरे विश्व युद्ध को भड़का सकता है। यानी सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी गई है, क्योंकि अभी भी ईरानी प्रॉक्सी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि रईसी की मौत एक हादसा हो सकती है। उन्हें इसके पीछे बड़ी साजिश नजर आ रही है, जबकि अभी तक ईरान की तरफ से साजिश को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। अब सवाल उठ रहा है, अगर 5 दिन के शोक के बाद ईरान को रईसी की मौत साजिश नजर आती है तो क्या हो सकता है? क्या रईसी की मौत से तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है? ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान? क्या अपने एटॉमिक प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए चुप्पी साध लेगा? क्या लोगों को चुप रखने के लिए ईरान हादसे वाली थ्योरी पर टिका रहेगा? क्या ईरानी प्रॉक्सी के जरिए इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज होंगे? क्या ईरान कुछ दिन खामोश होकर बहुत बड़ा हमला करेगा? अगर ऐसा हुआ तो अरब को सुलगाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच कभी ना खत्म होने वाला युद्ध शुरू हो जाएगा, जिससे अरब में लगातार विस्फोट होते रहेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान रईसी की मौत का इस्तेमाल एक ट्रिगर की तरह कर सकता है, जिसमें हादसे के पीछे गहरी चाल बताकर इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ नफरत का माहौल बना सकता है। ऐसे में चीन और रूस फायदा उठा सकते हैं, जो ईरान के साथ मिलकर बड़ा हमला कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो अभी तक युद्ध में बैकफुट पर चल रहा अमेरिका भी युद्ध में उतर सकता है। यानी रईसी की मौत से महाशक्तियों में टकराव के आसार बन रहे हैं, जिससे अरब में कभी भी तबाही का ज्वालामुखी फट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इब्राहिम रईसी अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर थे, लिहाजा उनकी सुरक्षा बहुत सख्त थी। ईरान में मोसाद के मजबूत नेटवर्क की वजह से भी रईसी के हर मूवमेंट को बहुत सीक्रेट और सुरक्षित रखा जाता था। हादसे की पहली वजह खराब मौसम को माना जा रहा है, लेकिन सवाल है कि आधुनिक दौर में खराब मौसम के सामने राष्ट्रपति जैसे अहम शख्स का हेलीकॉप्टर कैसे लाचार हो गया? क्या रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम में उड़ान भरने लायक नहीं था, या फिर हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस को लेकर लापरवाही बरती गई? इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि मेंटेनेंस को लेकर लापरवाही बरती गई थी, पार्ट्स नहीं थे जो जरूरत थी जिनकी मेंटेनेंस के लिए। इब्राहिम रईसी जब जमीन पर होते थे तब इतना लंबा काफिला उनके साथ चलता था।
यूट्यूब लगा ना। रईसी के आगे पीछे दर्जनों गाड़ियां, सुरक्षा कर्मी, जैमर, एम्बुलेंस चलती थी। और जब रईसी किसी दूसरे देश की हवाई यात्रा करते थे तब ईरान के ये स्पेशल विमान उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाता था। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर में सवार थे। ईरान में अमेरिकी बेल 212 हेलीकॉप्टर को मॉडिफाई करके इसे वीवीआईपीज़ के लिए खास तौर से तैयार किया गया था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बेल 212 हेलीकॉप्टर एक बेहद पुराना हेलीकॉप्टर है जिसके मेंटेनेंस में ईरान की तरफ से शायद घोर लापरवाही बरती गई। (1979) की क्रांति के बाद से ईरान को हेलीकॉप्टर नहीं बेचा गया है। दावा है कि राष्ट्रपति और विदेश मंत्री 1979 में बने हेलीकॉप्टर से सफर कर रहे थे। 45 साल पुराने हेलीकॉप्टर में रडार और जरूरी उपकरण नहीं थे। हेलीकॉप्टर अमेरिका से लिया गया था, लेकिन ईरान पर बैन की वजह से अमेरिका से इस हेलीकॉप्टर के कल पुर्जे नहीं खरीदे जा सके। हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेशन भी नहीं किया गया। खास बात यह भी है कि ये VFR यानी विजुअल फ्लाई रूल्स पर चलता है। VFR में पायलट सामने देखकर फैसले लेता है। खराब मौसम में VFR रूल से उड़ान नहीं भरी जाती।